हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विदेशी बाजार प्रवेश माध्यम निर्णय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। भाई विदेशी बाज़ार में आपको प्रवेश करना है तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप अपने देश से दूसरे देश में अपने सामान को, वस्तु को बेचने के लिए आप निर्णय लेने जा रहे हैं। निर्णय लेने से पहले हमको बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। भाई आप अपने देश से दूसरे देश में बाज़ार स्थापित करना चाहते हैं, तो भाई हमारे देश का नियम कानून अलग है, तो दूसरे देश का भी नियम कानून होगा, कुछ प्रतिबंध होगा, कुछ अलग रूल डिसाइड होगा मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में आपको वस्तु बेचने के लिए। तो विदेशी बाज़ार में प्रवेश करने के लिए आपको कुछ डिसीजंस पहले से डिसाइड करना पड़ता है, कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तभी आप एक प्रॉपर वे में किसी अच्छे माध्यम से विदेशी बाज़ार में आप प्रवेश कर सकते हैं। उसका अर्थ है, जब एक निर्माता बाज़ार में प्रवेश करने का निर्णय करता है तो उसे उसके साथ साथ कुछ बातों के बारे में भी निर्णय या डिसीज़न लेना होता है। यह निर्णय निर्यात व्यापार के लिए आधारभूत होता है, इसलिए उन्हें विदेशी बाज़ार प्रवेश विधि निर्णय कहते हैं। भाई कुछ रूल रेगुलेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, क्योंकि अब आप अपने देश से दूसरे देश सामान बेचना है, मतलब कुल मिला के आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात करना है। खासकर आपको निर्यात करना है, दूसरा देश आयात करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंडिया हैं, ये है आपका क्या, डोमेस्टिक कंपनी है आपका ये। अब आप इंडिया से अलग अलग देश में अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हैं। वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा आपके लिए, वो मार्केट क्या कहलाएगा, फॉरेन मार्केट या विदेशी बाज़ार। भाई अब आप वहाँ के हिसाब से आपको मार्केट करना है, आप वहाँ पे कैसे और किस माध्यम से अपना सामान पहुँचाएंगे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारा काम क्या है, सामान पहुँचाएंगे आप उस देश में, तब तक अपना सामान बेच पाएंगे। तो उसको पहुँचाने से पहले ही आपको कुछ डिसीज़न लेने हैं। वो डिसीज़न निम्न है। चलिए देखते हैं वो विदेशी बाज़ार में प्रवेश करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो लेना है। मैंने बोला उसमें पहला है वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन। भाई अब आपने पहले ही देखा, आप भारत से दूसरे अलग अलग देशों में अपना सामान बेचने जा रहे हैं, वस्तु बेचने जा रहे हैं, प्रोडक्ट जो आपने उत्पादन किया है उसको बेचने जा रहे हैं, या हो सकता है आपको वहाँ पे एक फैक्ट्री ही लगानी, कंपनी ही स्टेबल करनी पड़े। तो उसके लिए आपको वहाँ के प्रावधानों के बारे में, वैधानिक प्रावधानों के बारे में, जो स्टेटरी लॉ होता है उसके बारे में, प्रोविज़न्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। भाई अगर आप हो सकता है जिस वस्तु को आप उत्पादन कर रहे हैं, उस वस्तु को आप बेचना चाह रहे हैं, हो सकता है वो वस्तु का उत्पादन आप कर तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही देश में प्रतिबंधित है। तो आप जब अपने देश में ही प्रतिबंधित है, तो आप उसको दूसरे देश में कैसे बेच सकते हैं। अगर आपकी वस्तु प्रतिबंधित नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले केंद्र सरकार से आदेश लेंगे कि आपको अपने वस्तु को इन दूसरे देश में बेचना है। अगर आपको आदेश मिल गया तो आप वहाँ का प्रोविज़न देखेंगे, वहाँ का प्रावधान देखेंगे, जिस देश में आपको अपने वस्तु को बेचना है उस देश का प्रावधान देखेंगे, वहाँ पे वो वस्तु बेची जा सकती है या नहीं। अगर वहाँ प्रावधान है, वहाँ के प्रावधान में है कि आप वो वस्तु बेच सकते हैं, तो वहाँ से आप आदेश लेंगे, तभी आप अपने वस्तु को निर्यात कर सकते हैं। दूसरा है निर्यात निर्णय। भाई आपने अब सारे वैधानिक
प्रावधानों का अध्ययन कर लिया कि नहीं आपकी वस्तु वहाँ निर्यात करने के लायक है, तो अब आप निर्यात का निर्णय लेंगे, निर्यात करने के लिए सोचेंगे। ऐसे करते समय आपको अपनी क्षमताओं को और योग्यताओं को, वित्तीय साधन, मानव संसाधन, ये सब भी आपको देखना है ना भाई। आपके पास अगर संसाधन कम होगा, पैसे कम होंगे, तो आप निर्यात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको निर्यात करना है तो आपको एक्सपोर्ट टैक्स लगते हैं भाई। वहाँ आप पहुँचाएंगे सामान तो वहाँ आपको इम्पोर्ट टैक्स, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी सामान को आप किसी राज्य से ही निकालते हैं बाहर तो आपको टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। तो भाई जब आप किसी सामान को देश से बाहर ले जाएंगे तब भी आपको कुछ कर चुकाने पड़ते हैं। तो इसलिए हमको आपकी योग्यता, क्षमता, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, ये सब देखना पड़ेगा। उसके अलावा उस देश के आयातकर्ताओं की ख्याति, भाई जब आप सामने वाले को बेच रहे हो उसकी ख्याति है कि नहीं, क्योंकि भाई आप निर्यात करेंगे, निर्यात करने से आपको क्या है, बहुत लाभ भी हो सकता है। लेकिन आप जब तक ये सब चीज़ों का आकलन नहीं करेंगे, डिसीज़न, इन सब चीज़ को ध्यान में रख के डिसीज़न नहीं लेंगे तो आपको हानि भी हो सकती है। तीसरा है बाज़ारों के चुनाव का निर्णय। अब भाई आपने निर्यात का निर्णय भी ले लिया है, वैधानिक प्रावधान हो गया, उसका अध्ययन कर लिए, निर्यात का निर्णय भी कर लिए हो। तीसरा हो गया आपके लिए अब बाज़ारों के चुनाव का निर्णय। भाई आप अब बाज़ार चूज़ करोगे, आप कैसे बाज़ार में जाना चाहते हो, मतलब आपका सामान उस बाज़ार में, उस देश के बाज़ार में बिक सकता है या नहीं, ये आप सर्च करोगे, उसकी खोज करोगे। भाई यहाँ बाज़ार के चुनाव का अर्थ ऐसा होता है किन किन देश को निर्यात करना है। आप भाई डिसाइड करोगे ना, बाज़ार यानी आप देश चुन रहे हो निर्यात करने के लिए। बाज़ारों का चुनाव करना भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है भाई, क्योंकि आपका सामान, वस्तु जो है आप दूसरे देश ले जाओगे, बेचोगे, तो ऐसा तो नहीं है 2 दिन में बेचे और आ गए। ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इससे आपको लॉन्ग टर्म क्या है, प्रॉफिट भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको इसमें आपकी क्षमताओं को भी ध्यान में रखना होगा। और अगर ये डिसीज़न आपको लेना है तो बहुत सोच समझ कर ये डिसीज़न लेना होगा, सोच समझ कर वैसा बाज़ार चुनना होगा कि आप वहाँ पे लाभ कमा सकें। क्योंकि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सीमित संसाधन में अधिक लाभ कमाने के लिए। चौथा है वस्तु नियोजन। अब भाई आपने बाज़ार चुन लिया तो अब आप किसका, वस्तु का, प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे, वस्तु का नियोजन करेंगे। आपका वस्तु कैसा होना चाहिए, किस ब्रांड के का होना चाहिए, उसका रंग, उसका साइज़, उसका पैकिंग, उसमें गारंटी वारंटी। क्योंकि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप छोटा सामान बेचेंगे, हो सकता है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे, आप वैसा सामान बेचेंगे तो उसका पैकेजिंग, और आपको एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है, तो उसको निर्यात करने में कोई नुकसान ना हो, ये सब चीज़ आपको पहले से, वस्तु को बनाने से पहले आपको नियोजन करना पड़ेगा। तब जाके आप अपने सामान को, जैसा आपने मैन्युफैक्चर किया, जैसा आपने निर्माण किया है, उसको दूसरे राज्य में भी, दूसरे देश में भी आप सही से पहुंचाएं। पांचवा है नवीन उत्पाद निर्माण। भाई आप वस्तु का नियोजन कर लिया, हम कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो अब प्लानिंग भी हो गया हमारा, अब प्लानिंग कर लिए, नियोजन कर लिए, अब हम उस प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। भाई प्रोडक्ट का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता कि आप प्लान कर लियो, अब हमारे पास सामान है और चलो चालू हो जाओ, ये सामान को इसमें मिलाओ, इसको करो, ऐसे करो, ऐसा नहीं। कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना, उससे पहले भाई आप ऑलरेडी स्टेबल हो इंडिया के मार्केट में, तो अब आपको वहाँ सामान बेचना है तो आप उसको ऐसा बेचोगे कि वहाँ के उपभोक्ता उससे संतुष्ट हो। भाई हम कोई भी वस्तु किसके लिए बेचते हैं, उपभोक्ताओं के लिए, उपभोक्ता उससे संतुष्ट होना चाहिए, तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा और आपको प्रॉफिट अर्न होगा। तो हम वहाँ के
वहाँ का एटमॉस्फेयर देखेंगे, कस्टमर का टेस्ट जानने की कोशिश करेंगे। फिर और नवीन उत्पाद करना है तो हमारे को भी अपने साधनों को देखना पड़ेगा। भाई आप जानते हैं सीमित संसाधन है हमारे पास, और हम इंडिया में ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे थे। तो अब भाई आपको अपने संसाधनों को देखना पड़ेगा, उसमें नवीनीकरण, इनोवेशन लाना है, तो वो सब चीज़ों को देखेंगे। अगर आपके पास संसाधन पर्याप्त है, आपके एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि आपके पास है, आप नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, नया उत्पाद निर्माण कर सकते हैं, तब आपको ये डिसीज़न लेना चाहिए कि आप नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप जब आपने नया प्रोडक्ट भी बना लिया, देन हम क्या करेंगे, बाज़ार प्रवेश विधि का चयन करेंगे कि आप किस मोड पे, किस माध्यम से या किस विधि से बाज़ार में प्रवेश करने वाले हैं, करेंगे, उसका डिसीज़न लेंगे। भाई बाज़ार में आपको जाना है, एंट्री करना है, तो एंट्री के भी कुछ माध्यम होते हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग, एक्सपोर्टिंग। भाई निर्यात करना है, एक्सपोर्ट तो आपको ऐसे भी करना है, एक्सपोर्टिंग हो गया। फिर वहाँ पे आप खुद अपना सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कई ऐसे प्रकार हैं। ये मोड्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ विधियाँ हैं जो जिससे आप मार्केट में एंटर हो सकते हो, उसका डिसीज़न लेना है। भाई आपको निर्णय लेना है, सोचना है, एंटर नहीं करना, अभी सिर्फ डिसीज़न लेना है। चौथा है मूल्य निर्धारण निर्णय। अब भाई आप बाज़ार में एंट्री की भी सोच लियो, किस मोड से, किस विधि से आपको जाना है, ये भी डिसाइड कर लिया, तो अब आपको अपने वस्तु का क्या मूल्य निर्धारण करना है। और मूल्य निर्धारण आप कैसे करेंगे भाई, वहाँ का भी आर्थिक स्थिति देखेंगे, सामाजिक स्तर देखेंगे, सामाजिक वातावरण देखेंगे, तभी तो आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे ना। आप पहले ही अपना प्रोडक्ट का रेट हाई फाई रख दोगे तो हर कोई उसको नहीं खरीद सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब यहाँ भी जब भी कोई अगर नया सामान प्रोडक्शन करता है, उत्पाद करता है, तो उसका निर्माता शुरू में प्रोडक्ट का प्राइस, उस उत्पाद का प्राइस कम रखता है, मूल्य कम रखते हैं। इसीलिए मूल्य निर्धारण के समय जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका मूल्य आप रीज़नेबल रखिए, ताकि लोग उसको ख़रीद सकें। जब आपका बिक्री ज़्यादा होने लग गया है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने लग गया, तब आप धीरे से उसका मूल्य बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि वहाँ की आर्थिक स्थिति को जान लें, उस देश की आर्थिक स्थिति को जान लें, वहाँ के सामाजिक वातावरण को जान लें कि वहाँ किस प्रकार के लोग हैं आपके सामान को ख़रीदने के लिए ख़रीद सकते हैं कि नहीं, तब आप उसका मूल्य निर्धारित करिए। लेकिन मूल्य शुरू में आपको कम ही निर्धारित करना चाहिए, बाद में आप उसको बढ़ा सकते हैं। आखिरी पॉइंट है साख नीति। साख नीति निर्णय। साख यानी क्रेडिट यानी उधार। भाई आपको ये डिसीज़न भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी देश के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भाई ज़रूरी नहीं है उस देश के पास भी उतना पैसा हो, आपके पास भी उतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए कि आप क्रेडिट फैसिलिटी दे सको। आप देखते होंगे नॉर्मली इंडिया में भी, इंडिया के हमारे छोटे से ज़िले में भी, या फिर कोई भी सिटी ले लो, वहाँ पे हर दुकान में आपको उधार में नहीं मिलता। जिस दुकान में दुकान वाला या दुकानदार या प्रोड्यूसर है, जो निर्माता है, वो सक्षम है उधार देने के लिए, तभी आपको उधार में सामान देता है। अदरवाइज़ वो खुद ऐसा है कि आपसे आज उसने आपको सामान बेचा, फिर कल वो उसी पैसे से सामान लेके आता है, फिर आपको बेचता है, तो फिर वो कैसे उधार दे सकता है। इसीलिए आपके पास अगर क्षमता है उधार देने के लिए, तभी आपको ये डिसीज़न लेना चाहिए, ये नीति अपनानी चाहिए। भाई आप बड़े उसमें मार्केटिंग करने वाले हो, बाज़ार में प्रवेश कर रहे हो और वहाँ पे मार्केट अपना चलाने वाले हो, प्रोडक्ट बेचने वाले हो, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी आपको देना चाहिए, ताकि
जो भी आपका सामान वहाँ ख़रीदेंगे, चाहे वो एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे कोई भी हो, आपका सामान कम से कम बेचने के बाद आपको वो पैसे चुका सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में इसके माध्यम को जानेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक था उसको पढ़ेंगे। तो थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी।